हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 इंडिया एग्रीकल्चर, जो कि ज्योग्राफी से है। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 इंडिया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में तो आपको पता ही है कि इंडिया बहुत टाइम पहले से ही एग्रीकल्चर में बहुत आगे था। एशियन टाइम में भी यूरोपियन कंट्रीज को हम काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। सो सिंस एशियन टाइम एग्रीकल्चर हैज़ रिमेन अ प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। इवन टुडे मेन सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी को किसका है? एग्रीकल्चर का है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर इंडिया। About 60% ऑफ द लेबर पावर इज एंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। बिसाइड सप्लाइंग फूड टू द पीपल, एग्रीकल्चर जो है वो फूड तो सप्लाई करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल है वो भी हमको एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। सो फॉर इंडिया एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। नाउ एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से एग्रीकल्चर का कितना होता है? 22% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। Crops and other farm hold about 18% contribution in export which earns huge foreign exchange। और जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें से 18% एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर का है। इसलिए एग्रीकल्चर हमको काफ़ी सारा फॉरेन एक्सचेंज कमा के भी देता है। जब हम चीज़ें बेचते हैं तो डॉलर्स में रुपए आते हैं, या जो भी करेंसी में हम जिस कंट्री में बेच रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बढ़ता है। द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है और हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो भी एग्रीकल्चर है। इसलिए इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी या एग्रेरियन कंट्री भी कहा जाता है। In most of the areas in India, 2 or more crops annually can be taken due to factors like, देखो इंडिया में कई जगह पर साल में 2 से 3 बार क्रॉप को ले लिया जाता है। कैसे? फर्टाइल प्लेन्स की वजह से, फिर अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल है राउंड द ईयर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, हार्ड वर्किंग और स्किल्ड फार्मर्स है। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो साल में 2 से 3 बार क्रॉप्स को ले लिया जाता है। ओके, देन even then the progress in the field of agriculture is not sufficient। तो इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इंडियन एग्रीकल्चर में जो अभी तक हमने डेवलपमेंट देखा वो काफ़ी नहीं है एज पर डिमांड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ दिखना चाहिए। द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड, और आज भी काफ़ी सारे फार्मर्स कैसे हैं? पुअर है और अनएजुकेटेड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इन इंडिया इज मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड ड्यू टू, अगर हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है। हमारे लिए तो हमको लगता है ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अभी भी बहुत कम है। अब उसके रीजंस क्या है? इनएडुकेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर अगर बारिश पर डिपेंडेंट होगा तो फिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इरेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन। अब जो मानसून सीजन है उसका कोई फिक्स टाइम तो नहीं है कि इतनी बारिश होगी, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, जिससे एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है। मोर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन सामने उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ रहा है। देन लार्जर फैमिली, स्मॉलर फार्म्स, फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हैं और जो फार्मर्स हैं उनके पास जो फील्ड है वो काफ़ी छोटी है। नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है उसी से प्रोडक्शन करना है, कोई भी नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना। ओके, देन लेस यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, किस बेसिस पर आया था? ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद ही। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर उनकी डिमांड पूरी करनी है तो इन सब का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम करते हैं तो भी प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता। नाउ मॉडर्न मशीनरी और साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टिवेशन, जो फार्मर्स हैं, जो पुराने फार्मर्स हैं, वो इतनी आसानी से नई मशीन या साइंटिफिक टेक्निक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो एग्रीकल्चर को एक बहुत ही लो स्टेटस की तरीके से देखते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर से सब दूर भाग रहे हैं। देखो, द सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को एक लो स्टेटस की तरह देखा जाता है, इसलिए आज का जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से दूर भाग रहा है। और ये सारे रीजंस है कि इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू वर्ल्ड बहुत ही कम है। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, the social economic condition of the people of India, administrative policy and entire Indian economy are associated with agriculture, यानी कि सोचो हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर ही टिकी हुई है। फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, अब इरिगेशन मेथड्स कहाँ पे किस तरीके के हैं, उसके बाद फार्म किस तरीके का आउटपुट दे सकता है, और कहाँ से इकोनॉमिक रिटर्न यानी कि कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, इन सब के बेसिस पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग को क्लासीफाई किया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 6 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, सबकी सब आपको याद करनी रहेंगी। सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की सबसे पहले टाइप है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जब फार्मर सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करे कि वो अपनी और अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर ले, बस उसको अलावा उसके बेचने के लिए कुछ ना बचे, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। After independence, many agriculture development projects are implemented, yet the economic condition of Indian farmer is very weak even today. इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर पर लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे इंडियन फार्मर्स आज भी ऐसे हैं जिनकी कंडीशन सही नहीं है। कॉस्टली सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब इतने महंगे हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। The farm production is just sufficient for his family and is consumed in the maintenance of the family. This is called subsistence farming. अब ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ इतना हो पाता है कि वो अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर ले, और फैमिली के मेंटेनेंस में ही सारा प्रोडक्शन चला जाता है, बेचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। Clear? So even today Indian agriculture is considered to be an activity of life maintenance only. आज भी कई फार्मर्स ऐसे हैं जो फार्मिंग को सिर्फ लाइफ मेंटेनेंस यानी कि सर्वाइवल का जरिया मानते हैं, उससे कमाने का नहीं सोचते। उनका जो आउटलुक है फार्मिंग को देखने का वो कैसा सबसिस्टेंस है। क्लियर? चलो फिर आता है सेकंड है हमारा ड्राई फार्मिंग। नाम ही बता रहा है ऐसी फार्मिंग जहां पर पानी की फैसिलिटीज कम हो, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती है। तो यहाँ पे कैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा, जिसको पानी कम चाहिए। सो वेयर द रेनफॉल इज इनएडुकेट, इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस, फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन। जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, बारिश भी कम होती है, और पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन है, वो रेन पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसी जगह पर साल में सिर्फ एक ही बार क्रॉप को लिया जाता है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज हो तो साल में 2-3 बार ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसलिए साल में सिर्फ एक बार ही क्रॉप को यहाँ लिया जाता है थ्रू द ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेटेड विद इन द लैंड। दिस इज नोन एज ड्राई फार्मिंग। तो जो जमीन पर जितनी ह्यूमिडिटी बची है बारिश के बाद, उसकी मदद से जितनी भी फार्मिंग हो सकती है पॉसिबल, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग। तो अब ऐसे में कौन कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सकता है, ज्वार, मिलेट, पल्सेस विच रिक्वायर लेस वाटर आर ग्रोन। ये ऐसे क्रॉप्स है जिनको पानी की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए इनका प्रोडक्शन यहाँ पर आसानी से हो सकता है। गुजरात में व्हीट इन ग्राम आर ग्रोन इन ह्यूमिड सॉइल आफ्टर द मॉनसून इज ओवर, यानी कि जब मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद सॉइल में जितनी ह्यूमिडिटी होती है उसकी मदद से यहाँ पर व्हीट ग्राम का प्रोडक्शन हो जाता है। और थोड़ा बहुत पानी तो ऊपर से डालते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा जिनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। नाउ थर्ड इज अपोजिट टू ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग। ऐसे क्रॉप्स जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। सो वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हेवी रेन एंड एडुकेट फैसिलिटी फॉर इरिगेशन, जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी हो और इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हो, वहीं पर वेट फार्मिंग की जाती है। ये लैंड आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर पानी इस्तेमाल हुआ है। इफ देयर इज नो रेनफॉल और if it is insufficient, more than one crop is taken with the help of irrigation। मान लो कि बारिश नहीं हुई या फिर हुई पर जितनी चाहिए उतनी नहीं हुई, तो इरिगेशन फैसिलिटीज की मदद से यहाँ पे साल में एक से ज्यादा बार क्रॉप को ले लिया जाता है। वेरिन पैडी, देखो पैडी को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फिर शुगर केन, कॉटन, व्हीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। तो वेट फार्मिंग के थ्रू इन सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है।
देन फोर्थ इज शिफ्टिंग या झूम फार्मिंग। यहाँ पर क्या होता है, जो लोग हैं जंगल में पर्टिकुलर एक जगह को टारगेट करते हैं, वहाँ पर आग लगा देंगे, फिर उस सॉइल में फर्टिलिटी होगी, तो जब तक उस सॉइल में फर्टिलिटी होती है तब तक वो वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है वो फिर से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर से थोड़े एरिया में आग लगा देंगे और वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर चालू कर देंगे, फिर से वहाँ पे 2-3 साल अगेन वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे वो करते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग या झूम फार्मिंग। हियर फॉरेस्ट आर बर्न, ठीक है, कुछ पार्ट को, जंगल के कुछ हिस्से को ऐसे जला दिया जाता है, ये देखो, फिर यहाँ उसको साफ करके एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर, और इधर पे ये लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल तक ही कर पाते हैं। व्हेन सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस, जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई, द एरिया इज अबेंडेंट, वो इस एरिया को छोड़ देते हैं और सेम मेथड फिर से दूसरे एरिया में अप्लाई करते हैं और वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो फार्मिंग होती है इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग या झूम फार्मिंग। सीरियल्स, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, और सीधी सी बात है यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा होगा, बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो ऐसा करते हैं तो उन्हीं के डिमांड को पूरा करे इतना ही प्रोडक्शन हो पाता है। क्लियर? चलो फिर आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यहाँ मतलब ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसमें फार्मर को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, स्किल्स, और साथ साथ पैसा भी होना चाहिए। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। हियर कौन कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है अंडर प्लांटेशन, तो रबर, टी, कॉफी, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक यानी कि ड्राइड डेट्स एक्सेट्रा आर रेड विथ ग्रेट केयर। ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको बहुत सारी केयर की ज़रूरत होती है। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऐसे एग्रीकल्चर में पैसा भी बहुत लगाना पड़ता है, स्किल होनी चाहिए, उसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, मशीनरीज को यूज़ करना आना चाहिए, फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल साइड, हर तरीके से जो क्रॉप है उसको बचाना है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इस क्रॉप को कैसे हार्वेस्ट करना है और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, सब में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा और स्किल्स भी ज़्यादा चाहिए, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसका एग्जाम्पल हो गया ये सारे कुछ फ्रूट्स और रबर, टी, कॉफ़ी। क्लियर? फिर लास्ट है हमारा इंटेंसिव फार्मिंग। इस फार्मिंग का मकसद होता है पैसे कमाना, इकोनॉमिक रिटर्न अच्छा खासा मिलना चाहिए। इस वजह से अगर फार्मिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। It is the mechanized way of farming through utilization of increased irrigation, use of chemical fertilizer, insecticides and other mechanical equipments। यानी कि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। फिर कैश क्रॉप्स ग्रो मोर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, द पर हेक्टर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज। देखो सीधी सी बात है, अब इतने सारे नए इक्विपमेंट्स और ये केमिकल यूज करेंगे तो पर हेक्टर प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड द एरिया सोन अंडर दीज क्रॉप्स हैज इंक्रीज, और जिस एरिया में कैश क्रॉप्स को सो किया जाता है वो एरिया भी इंक्रीज हो गया। अब कैश क्रॉप का मतलब क्या है, ऐसे क्रॉप्स जो अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अब जैसे वीट है, राइस है, इसमें इतना रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, इन सब का प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि इनमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो ये हो गए हमारे कैश क्रॉप। एज मोर इम्पॉर्टेंट इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न्स, है ना। इसका मकसद क्या होता है कि अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर हुआ? सो इंटेंसिव फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक रिटर्न, इसलिए ये कहलाती है कमर्शियल फार्मिंग, और इसके अंडर कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है जैसे कि कॉटन, जूट एक्सेट्रा। ठीक है, अभी आगे आएंगे कैश क्रॉप्स, तब हम डिटेल में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अब हम देखेंगे फार्मिंग मेथड, किस किस तरीके से फार्मिंग की जा सकती है। तो ये है ऑर्गेनिक, इसी में हम इनऑर्गेनिक दोनों पढ़ेंगे, देन सस्टेनेबल, और तीसरा क्या है, मिक्स। ये कुछ फार्मिंग मेथड्स है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपको पता ही है, जितने भी केमिकल्स का इस्तेमाल करके अगर फार्मिंग हो रही है दैट इज इनऑर्गेनिक फार्मिंग। द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दीज केमिकल इज ऑल्सो फेल्ट। जिस तेजी से एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है उसका असर इंसान पर भी दिख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट पर दिख रहा है।
ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दीज केमिकल इंसेक्टिसाइड इन ग्रेन्स। अब देखो ऑलमोस्ट हर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में केमिकल तो आता ही है, सो ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, हर एक चीज एडवर्सली अफेक्ट करती है ह्यूमन हाइजीन को। ओके हमारी हेल्थ को हर एक चीज यानी कि केमिकल है तो सीधी सी बात है अफेक्ट तो करेंगे। मोर डैमेजेस कॉज टू द एनवायरमेंट, और हमसे ज्यादा किसको फर्क पड़ रहा है, एनवायरमेंट यानी कि सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो मैंने बोला सॉइल यानी कि हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में कि वो लेयर अर्थ की जहां पर वेजिटेशन पॉसिबल है, वो कुछ ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है। तो यही कैपेसिटी की बात हो रही है, और फर्टिलिटी धीरे धीरे लैंड की रिड्यूस हो रही है ड्यू टू यूज ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड इट्स क्वालिटी वर रिड्यूस ओवर अ लॉन्ग रन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रोडक्शन तो कम होगा, उसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होती चली जाएगी। सो दिस वॉज इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो उससे अपोजिट कर देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया या अदर केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर द न्यूट्रिशन के लिए जैसे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लोग क्या यूज करते हैं, काउ डंग का इस्तेमाल करेंगे। अर्थवॉर्म ये भी फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। फिर कंपोजिट फर्टिलाइजर एसेट्रा आर यूज। कंपोजिट फर्टिलाइजर का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, जो फूड वेस्ट और प्लांट डिकम्पोजिशन जब हो जाता है उसके बाद इससे ये बनता है, दैट इज कंपोजिट फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर है, इन सब का इस्तेमाल होता है। अच्छा, पेस्टिसाइड का यूज क्यों करते हैं, ताकि क्रॉप्स में जो इंसेक्ट्स हैं वो ना हो जाए। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड की जगह काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट और बटर मिल्क का इस्तेमाल होता है। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशंस, और इस तरीके वाली जो फार्मिंग है इसके प्रोडक्ट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेगनेंस। इनका टेस्ट अलग ही होता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। There are minerals, vitamins and life energizing elements in these crops. Nowadays, organic farm products are more in demand, so the farmers also get a good return. देखो आज के टाइम पे सबको पता है कि हर एक चीज़ में केमिकल आ रहा है, तो अगर जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है वो किस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। और एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं क्योंकि यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। अगर इनकी डिमांड बढ़ रही है तो फायदा किसको होगा, फार्मर्स को, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा इनकम मिलेगी, अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर तीसरा है सस्टेनेबल फार्मिंग। अब यहाँ पर कैसा है कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज तो होता है लेकिन जब उनको जरूरत लगे तब ही, हर बार या जरूरत से ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू सी दैट सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे फॉर अ लॉन्गर टाइम, केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओनली व्हेन नेसेसरी। तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं लेकिन जब जरूरत हो तभी। यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल फॉर इंसेक्ट्स इन हार्वेस्ट। ज्यादातर ऑर्गेनिक मैन्योर और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनिक चीजें ही यूज की जाती हैं, जैसे बटर मिल्क, नीम और काउ यूरिन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और जब जरूरत पड़े तब केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। और वाटर कंजर्वेशन भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए कि जरूरत से ज्यादा अगर पानी चला गया तो वेस्टेज है और क्रॉप को उतना पानी रिक्वायर भी नहीं है। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखते हुए। और हमारा लास्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जब फार्मर फार्मिंग के साथ साथ दूसरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी करे जिससे उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। सो अलॉन्ग विथ फार्मिंग कैटल रियरिंग, पोल्ट्री, हेन से रिलेटेड है। ओके, फिर सेरिकल्चर यानी कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, सिल्क वॉर्म से, सो सिल्क का प्रोडक्शन। फिशरी ऑल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ फार्मिंग। तो फार्मिंग के साथ साथ अगर ये सारी एक्टिविटीज भी फार्मर कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। क्लियर, ये रहा मिक्स्ड फार्मिंग, ये है सेरिकल्चर। क्लियर, चलो नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया एज पर सीजन्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखो ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट पूरी इंडिया में हमको मिलता हो, हर एक जगह क्लाइमेट अलग है, टेम्परेचर अलग है, सॉइल अलग है, तो इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो हमको पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। तो हमने सीजन वाइज सबसे पहले तो डिवाइड कर दिया है। देयर आर 3 कैटेगरीज सीजन वाइज, खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप।
अब इन तीनों का जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट बनेगा। 3 मार्क्स में किन्हीं भी 2 का डिफरेंस पूछा जा सकता है और आपको 3 पॉइंट लिखने रहेंगे। तो ये जो टेबल है ये लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले है खरीफ क्रॉप, यानी कि मॉनसून सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। क्रॉप्स विच आर टेकिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। राबी विंटर के क्रॉप्स होते हैं, तो क्रॉप्स विच आर टेकिंग ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। और जायद यानी कि समर क्रॉप्स, तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। तो पहला डिफरेंस तो क्या हो गया, तीनों का सीजन। देन सेकेंड इज इनका टाइम। सो खरीफ क्रॉप का टाइम है जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर, राबी क्रॉप का टाइम है अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल, और जायद का टाइम है मार्च टू जून। अब तीसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तीनों के एग्जाम्पल्स लिख देंगे। सो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड मट। ठीक है। राबी क्रॉप के एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा। और जायद क्रॉप पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट एंड फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो क्या हो गए, जायद क्रॉप। तो ये तीनों का डिफरेंस याद रखना है। याद रखना, देखो खारिफ, रबी, जायद, मॉनसून, विंटर, समर, इस तरीके से याद रखना तो सीजन वाइज याद हो जाएगा। फिर मंथ तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, खारिफ, रबी, जायद, मॉनसून, विंटर, समर। डन है। चलो आगे बढ़ेंगे। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया ड्यू टू डाइवर्सिटीज इन जियोलॉजिकल कंडीशन, क्लाइमेट, वेराइटी ऑफ लैंड। देखो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वेराइटी ऑफ लैंड अलग है, जिसकी वजह से हमको पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स देखने को मिलेंगे। तो मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड ग्रेन्स के बारे में, फिर पल्सेज है, ऑयल सीड, बेवरेजेस, कैश क्रॉप्स, कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इन सब के बारे में एक एक का डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है। सो पैडी, व्हीट, ज्वार, मिलेट, मेज, बार्ले। ओके, मिलेट क्या होता है, बाजरा। पल्सेज में कौन कौन से आ गए, तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन, मड, उड़द और लेंटिल। देन ऑयल सीड्स यानी कि जिसमें ऑयल होता है, सो ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट और लिनसीड। नाउ बेवरेजेस, तो टी, कॉफी, कोकोआ। कोकोआ क्या है, जिससे चॉकलेट बनती है। नाउ कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स यानी कि इकोनॉमिक रिटर्न्स देख के जिनका प्रोडक्शन किया जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता है। सो कैश क्रॉप्स पहला हो गया कॉटन, शुगर केन, जूट, टोबैको और रबर, ये है कैश क्रॉप्स। नाउ कॉन्डिमेंट्स की बात करें यानी कि मसाले, तो क्यूमिन सीड यानी कि जीरा होता है, फेनल यानी कि वरियारी या सौंफ, फिर इसबगुल, कोरिएंडर, धनिया, फेनुग्रीक क्या होता है, मेथी, फिर अजवाइन, ब्लैक पेपर और गार्लिक, ये सारे हो गए कॉन्डिमेंट्स। और मसालों की बात करें तो एशियन टाइम में भी हम यूरोपियन कंट्रीज को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे। नाउ फ्रूट्स, सो एप्पल, मैंगो, चीकू, पपाया, ग्रेप्स, जुजुबे, गुआवा। देन वेजिटेबल, सो पोटैटो, ब्रिंजल, अनियन, बॉटल गार्ड यानी कि लौकी, फिर तुरैया, लेडी फिंगर, कैबेज, कॉलीफ्लावर और अदर वेरियस वेजिटेबल्स। तो अब हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन जो है हमारा वो है फूड ग्रेन्स का। जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें से ग्रेन्स 75% एरिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का एरिया जितना भी है उसमें से 75% एरिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और अबाउट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेन। और एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्शन जितना है, एरिया तो 75 हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 50% प्रोडक्शन किसका होता है, फूड ग्रेन्स का होता है। दोनों याद रखना, एरिया की बात करें तो 75% एरिया और टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 50% प्रोडक्शन इज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब एक एक करके हम सारे फूड ग्रेन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा पैडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 3 से 4 मार्क्स में। पैडी यानी कि राइस, इट इज़ अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन में पैडी होता है, उसके बाद फिर व्हीट आएगा। अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस। इंडिया की आधी पॉपुलेशन राइस का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड है।
इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा पैडी का प्रोडक्शन चाइना में होता है और इंडिया सेकंड आता है। पैडी इज सोन ओवर 1/4, ये याद रखना है आपको, 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया। जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 1/4 एरिया में सिर्फ और सिर्फ पैडी का प्रोडक्शन होता है। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इसकी फेवरेबल कंडीशन देखो, इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, जो टेम्परेचर है वो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस, फर्टाइल एलुवियल सॉइल और जो रेनफॉल है वो मोर देन 100 सेंटीमीटर। ये सारी पैडी के कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। अब यहाँ पर आपने देखा टॉरिड जोन, क्या होता है टॉरिड जोन, ये अगर अर्थ है, एक सेकेंड देखो, ग्लोब, ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, बीच में क्या होता है, इक्वेटर, ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इतना तो पता है। अब इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। तो इक्वेटर के पास क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो यही वो जोन है जहां पर पैडी का प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। अब ये जो ऊपर, इसको हटा दो, ये तो पोल हो गया, और ये नीचे भी। अब ये जो बचा, ये और ये, जहाँ पे सन रेज स्लांट जाती है, स्ट्रेट नहीं जाती, यहाँ पे देखो सीधा जाती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। ये वाला और ये वाला, इस पार्ट को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। आगे आएगा इसलिए अभी पहले से बता दे रही हूँ, ये है टेम्परेट जोन। क्लियर। इक्वेटर के पास का जो रीजन है वो कहलाएगा टॉरिड जोन, और उसके ऊपर और इसके नीचे ये दोनों हो जाएंगे टेम्परेट जोन, जहां पर सनरे स्लांट होती है और इतना जो क्लाइमेट है वो हॉट नहीं होता। इतना क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बारिश कम होती है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज के थ्रू यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन हो जाता है। कौन कौन सी जगह है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी। पैडी के हार्वेस्ट करने के टाइम पे काफ़ी सारा लेबर यानी कि लोगों का इस्तेमाल होता है। देन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये सारे मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। द क्रॉप इज टेकिंग 2 or 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, तो वहाँ साल में 2-3 बार पैडी का प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। गुजरात में पैडी का प्रोडक्शन होता है सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड। पैडी रिक्वायर्ड मोर वाटर, वो तो पता ही है कि सबसे ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट किसको है, पैडी को। हाउएवर, instead of keeping the paddy fields fully under water, paddy is grown by irrigating through sprinklers using less water। अब आपने स्प्रिंकल मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड देखा होगा, तो पैडी को ज़्यादा पानी चाहिए लेकिन पानी का वेस्टेज ना हो और उसको जितना पानी रिक्वायरमेंट है उतना मिल भी जाए, तो स्प्रिंकलर मेथड के थ्रू अब लोग पैडी का प्रोडक्शन करते हैं ताकि पानी भी बचे और पैडी का प्रोडक्शन भी हो जाए। ठीक है, और ये जो स्प्रिंकलर मेथड है इसको हिंदी में फुआरा पद्धति भी बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वीट का। ये भी 3 से 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है आपको। Wheat is the second important crop of our country after paddy. Wheat is grown over 1/3. पैडी का क्या था 1/4, तो वीट का क्या है 1/3। ये सब याद रखना, क्योंकि जब 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको हाईलाइट करने रहेंगे। एरिया ऑफ एरेबल लैंड ऑफ अवर कंट्री, इट इज सस्टेनेबल स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोगों का वीट जो है वो स्टेपल फूड है। वीट इज अ राबी क्रॉप, ओके, ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी कि पोल्स के नीचे। तो अभी मैंने आपको जो डायग्राम बताया था, तो टेम्परेट जोन की क्रॉप है। इट रिक्वायर्स ब्लैक एंड फर्टाइल लोमी सॉइल और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल। वीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन ऑफ लेसर रेनफॉल विद इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर बारिश नहीं है और इरिगेशन फैसिलिटीज है तो भी वीट का प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई उधर पर वीट का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जहां पर पैडी हो सकता है वहां वीट नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा इज नॉट फेवरेबल फॉर वीट। नाउ लेस लेबर,
पैडी में तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन वीट में लेस लेबर इज रिक्वायर्ड एज मैकेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस इन वीट कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ है कि वीट और राइस ये दोनों क्रॉप में ही ज़्यादा हमको इंक्रीज देखने को मिला है, तो वीट का प्रोडक्शन तो डबल हो चुका है। वीट कल्टिवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। These states contribute 2/3 of the total national production, यानी कि इन 3 स्टेट से ही 2/3 प्रोडक्शन जो है वो वीट का आ जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज जो है इस स्टेट में अच्छी है, इसलिए पर हेक्टर प्रोडक्शन भी अच्छा है। इन 3 स्टेट में से अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू कैनाल वाटर। तो इरिगेशन फैसिलिटीज पंजाब में तो बहुत अच्छी है, तो वीट का प्रोडक्शन भी अबेंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना वीट इज ऑल्सो नोन एज पंजाब इज नोन एज वीट बाउल ऑफ इंडिया। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किस स्टेट को हम वीट बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो पंजाब। डन है। वीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। और ये जो भलिया वीट है इज प्रोड्यूस इन दी भाल रीजन ऑफ गुजरात। Besides, Mehsana, Rajkot, Junagadh, Khera also produce wheat. Among all food grains used in daily meals, wheat is the best. जितने भी food grains हैं जैसे कि बाजरा हो गया, पैडी, wheat, इन सब में सबसे ज़्यादा जो सही है वो कौन सा है? wheat है। Many items like रोटली, भाकरी, सेव, शीरो, लपसी, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स etc. are prepared from wheat. Among all grains, वीट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस। जितने भी ग्रेन्स है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस ग्रेन कौन सा है? वीट है। और इसलिए हम वीट को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ग्रेन्स। ये भी आपको याद रखना है, वीट इज नोन एज किंग ऑफ ग्रेन्स। फिर ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ले ये भी कोर्स ग्रेन में आते हैं, यानी कि वीट और राइस के अलावा जितने भी हैं उनको हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं। तो अब इनको भी देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले तो है ज्वार। ज्वार इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड व्हीट। दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली इन ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ सदर्न पेनिनसुला। तो साउथ में होता है, बारिश की भी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। देन ज्वार इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, दोनों ही सीजन में इसका प्रोडक्शन हो सकता है, विंटर में भी और मानसून में भी। टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। फिर रेनफॉल 125 सेंटीमीटर, ब्लैक एंड लोमी सॉइल, ये सारी इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। इट इज प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। और मैक्सिमम फार्मिंग ज्वार की गुजरात में कहाँ होती है? सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट। देखो ये सारी जो स्टेट्स देके रखे हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। अगर मैं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको हर एक क्रॉप का एक एक स्टेट भी याद होगा तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैप में आपको सिर्फ एक ही स्टेट वहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो मैंने आपको बता दी, वीट और पैडी, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी रखनी है। फोर्थ इज मिलेट यानी कि बाजरा। इट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका ग्रेन माना जाता है ये मिलेट। इट इज़ ग्रोन इन द रीजन हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 40 to 50 सेंटीमीटर और लाइट सैंडी सॉइल। देखो ये इतनी फर्टाइल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिलेट का प्रोडक्शन हो जाता है। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट कौन से है? राजस्थान, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र। और ये जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेट का प्रोडक्शन होता है बनासकांठा। नेक्स्ट, फिफ्थ इज मेज, मकई या कॉर्न। मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड मेज is grown more in hilly area and it is a staple food of the people। यानी कि देखो सबसे ज्यादा मेज हमारे यहाँ उगता है किसके बाद? पैडी के बाद। और कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है? ज़्यादातर हिली एरियाज में। तो मेज इज द स्टेपल फूड ऑफ हिली एरिया पीपल। मेज कंटेन स्टार्च। अब आपको पता है स्टार्च क्या होता है? ग्रेवी की थिकनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये अलग अलग चाइनीज फूड में भी इस्तेमाल होता है, थिकनेस के लिए यूज करते हैं स्टार्च। तो वो किससे बनता है? मेज से बनता है। फिर ऑयल, प्रोटीन, बायोफ्यूल एक्सेट्रा, सो इट इज यूज एज मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मेज को हम कंज्यूम तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसके कई सारे यूज हैं। इसमें ऑयल प्रोटीन होता है, तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद जो भी बचता है वो बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो।
अगर वाटर का फ्लो ज्यादा होगा तो ये क्रॉप डैमेज हो सकती है। तो जेंटल फ्लो ऑफ वाटर, दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर मेज। डन है। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस आर फेवरेबल कंडीशन। इसका जो इस्तेमाल है एनिमल फोडर, एनिमल फोडर क्या होता है, एनिमल फूड, उसकी तरह बढ़ता जा रहा है। और धानी एंड दी ऑयल, मैंने आपको बताया कि ऑयल कंटेंट होता है, तो इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो जो चीज़ बचती है उसको एनिमल फोडर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एडिबल ऑयल की तरह भी ये कॉर्न का या मेज का इस्तेमाल होता है। It is increasingly used as animal fodder, making popcorn and for edible oil. Major states producing maize are Rajasthan, UP, Bihar, MP, Punjab, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Karnataka and आंध्र प्रदेश। और गुजरात में मेज इज ग्रोन मोर इन पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? तो ये था मेज के बारे में। फिर नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। ये है सेक्शन सेकंड। पहला वाला सेक्शन फूड ग्रेन्स का था जिसमें हमने सारे ग्रेन्स देख लिए। अब आता है सेकंड सेक्शन पल्सेस का। सो वेजिटेरियन पीपल के लिए ये मेन सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, पल्सेस। तो ये 1 मार्कर के लिए याद रखना कि पल्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द, ये सारी क्या है, पल्सेस हैं। देन इसमें से खरीफ कौन सी है और राबी कौन सी है? सो तुअर, उड़द, मूंग, मठ, दीज आर खरीफ क्रॉप। ग्राम, पीस एंड लेंटिल यानी कि मसूर, ये सब क्या है, राबी क्रॉप्स हैं। पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर, यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आपको पल्सेस का कल्टीवेशन दिख जाएगा, लेकिन जहां रेनफॉल ज़्यादा है वहां पल्सेस का प्रोडक्शन नहीं होता। मेजर स्टेट्स कौन से हैं? एमपी, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश एसेट्रा। आप 2 से 3 स्टेट्स याद रखेंगे तो भी चलेगा। गुजरात में तुअर, अब देखो अलग अलग है, याद रखना। तुअर इज सोन मोर इन वडोदरा, मूंग एंड मठ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट और उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट। तो तुअर, मूंग, मठ और उड़द, इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देके रखे हैं। नाइट्रोजन is reinstated in soil by growing pulses, so it is sown as an intercrop along with or after the main food crop। तो ये चीज हमने एलुवियल सॉइल यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल में देखी थी कि एलुवियल सॉइल में क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है, तो उसमें अगर पल्सेस का प्रोडक्शन करें तो कंटेंट नाइट्रोजन का बढ़ जाता है। तो इधर पे भी मान लो अगर फार्मर का मेन क्रॉप व्हीट हो तो नाइट्रोजन को रीइंस्टेट करने के लिए यानी कि उसका कंटेंट स्टेबल करने के लिए जो फार्मर है वो वीट से पहले एक बार पल्सेस का प्रोडक्शन कर देगा। सो नाइट्रोजन इज रीइंस्टेटेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस। डन है? चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और सोशल साइंस। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज जिससे आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, देन हैंड रिटन नोट्स, ये भी आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, और 24/7 डाउट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको ऐप में मैसेज करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन दोनों सब्जेक्ट के, मैं यहाँ पर आपको मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो दोनों ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उसके साथ साथ गाला पेपर सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चंस, दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन, ये 3 चीजें भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। एंड्रॉइड में आप UGT सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आ जाएगा, और अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर में आप माई इंस्टीट्यूट करके सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ओके, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। देन थर्ड सेक्शन है हमारा ऑयल सीड्स। सो ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी the oil seeds. They hold an important position in Indian meal. After edible oil is extracted from oil seed, the remained oil cake is used as animal fodder, also as biotic manure. देखो जितने भी ये सारे ऑयल सीड्स हैं इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो एनिमल फोडर यानी कि एनिमल फूड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और बायोटिक मैन्योर भी बन जाएगा क्योंकि इस ऑयल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है डिकम्पोज होने के बाद।
अब एक एक करके हम सारे ऑयल सीड्स देखेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है ग्राउंडनट। Groundnut holds an important position in oilseeds. Black and a mixture of loamy and sandy soil. Land which would not retain water. इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जो ज़्यादा पानी ना सोखती हो। 20% to 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है। ग्राउंडनट इज सोन एज खरीफ क्रॉप वेयर एवर देयर इज इरिगेशन फैसिलिटीज इट कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो। ठीक है, ऐसे तो खरीफ क्रॉप है, लेकिन अगर इरिगेशन फैसिलिटीज है तो समर में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये मेजर स्टेट्स हैं। क्या याद रखना है कि इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन दी वर्ल्ड इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है? सेकेंड है चाइना के बाद। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, यहाँ पे ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। ग्राउंडनट ऑयल सबसे ज्यादा गुजरात में यूज होता है एज एडिबल ऑयल, सींग तेल यहाँ पर बोलते हैं। फिर सेकेंड नंबर की कौन सी है? सीसम या तिल। तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजेस। नॉर्थ इंडिया में ये रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है, साउथ इंडिया में ये राबी क्रॉप्स है, और ओकेजनली इरिगेशन फैसिलिटीज हो तो ये जायद क्रॉप भी बन जाता है। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ग्रो तिल। जितनी भी ऑयल सीड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट किस में होता है? तिल में होता है। इट इज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तिल इज यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल, और दुनिया के हर एक कंट्री में तिल एज एडिबल ऑयल यूज होता है। मेजर स्टेट्स हो जाएंगे गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड एमपी। यहाँ पर गुजरात का रैंक फर्स्ट है। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन। तो इंडिया में पहला नंबर गुजरात का है, और गुजरात में भी सबसे ज्यादा बनासकांठा। डन, किसके प्रोडक्शन में? तिल के प्रोडक्शन में। मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन दी वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया, और तिल का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री करती है? तो इंडिया। फिर थर्ड है हमारा मस्टर्ड, ये इसको सरसों का तेल भी बोलते हैं। दिस इज अ राबी क्रॉप एंड इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स ऑयल आर यूज फॉर मेडिसिन एंड ऑल्सो एज एडिबल ऑयल। तो हाँ, ये जो सरसों का तेल है इसको कई तरीके से मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और एडिबल ऑयल तो है। राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, एमपी, ये सारे इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। फोर्थ इज कोकोनट। कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। देखो, प्लांटेशन क्रॉप यानी कि स्किल, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, एंड देन बहुत सारा पैसा भी लगेगा इसके प्रोडक्शन में। सो कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। जब हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा था तो उसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखा था, तो ये उसी का टाइप है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कोस्टल रीजन, कोस्टल क्लाइमेट और सलाइन लैंड, कोस्टल रीजन में ही कोकोनट का प्रोडक्शन हो सकता है। इंडिया में कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एसेट्रा। गुजरात का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे ये कल्टीवेट हो सकता है। अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप। अब आपने कोकोनट ट्री तो देखा होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, है ना, लेकिन एक लैब ग्रोन यहाँ पे एक नया टाइप का कोकोनट ट्री डेवलप किया है जिसकी हाइट छोटी होगी और जो प्रोडक्शन है ना ये इससे ज्यादा देंगे। इस तरीके का एक ट्री डेवलप किया है। साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी कोकोनट कर्नल। अच्छा, कोकोनट कर्नल यानी कि अभी आपने मेज देखा था, एक सेकेंड, ये रहा, ये मेज के जो सीड्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ये है मेज कर्नल, है ना, ये है मेज कर्नल। सो हम कोकोनट की बात कर रहे हैं तो ये है कोकोनट कर्नल। जब ये सूख जाता है तो इसके अंदर जो व्हाइट कलर का नारियल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कोकोनट कर्नल इज यूज्ड एज एडिबल ऑयल। तो जब ये सूखा नहीं है, जब ये ग्रीन है, तो इसका पानी हम पीते हैं विच इज अ हेल्दी ड्रिंक। लेकिन जब ये सूख जाता है उसके बाद अंदर का जो होता है उसमें से तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्लियर? सो कोकोनट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कोकोनट कर्नल, इज यूज्ड एज एडिबल ऑयल। उसके बाद जो वाटर है वो तो है ही हेल्दी ड्रिंक। ओके, चलो। कैस्टर ऑयल गुजरात में दीवेल कहा जाता है, ये खरीफ भी है, राबी भी है। विद 64% इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना एंड ब्राजील कम्स नेक्स्ट, यानी कि पहला इंडिया हो गया, दूसरा चाइना और तीसरा ब्राजील।
इसके प्रोडक्शन में। 80% ऑफ इस प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात, यानी कि इंडिया में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैस्टर ऑयल का कहाँ पर होता है, गुजरात में, विद 80%। और जो बचा हुआ है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान से आ जाता है। ओके, और गुजरात में भी कहाँ, सो बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली एसेट्रा, ये सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। डन है, चलो नाउ दिस इज अवर फोर्थ सेक्शन बेवरेजेस का, टी, कॉफी और कोकोआ। तो टी की बात करें, इट इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल यानी कि टॉरिड ही होता है, टॉरिड जोन। तो जो टी है उसका कल्टीवेशन कहीं पर भी हो सकता है, टेम्परेट जोन हो या ट्रॉपिकल जोन हो। द टी लीव्स आर इट्स टेंडर sprouts are processed and its powder and some leaves are used in drinks। हमको तो पता है कि चाय पत्ती कैसे बनती है, तो जो टी लीव्स है उनको सुखा के उसका पाउडर बना देते हैं और फिर हम एज अ ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना, यानी कि फर्स्ट नंबर पर है चाइना, फिर सेकेंड नंबर पर इंडिया आता है। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टी का एक्सपोर्ट कौन करता है, तो इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। स्लोपी एंड लैंड वेयर दी वाटर इजिली फ्लोज। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टी का जो कल्टीवेशन का लैंड होता है वो स्लोपी होता है ताकि पानी आसानी से फ्लो कर जाए। गुड आयरन कंटेंट चाहिए उस जमीन पर, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर जितना, कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शावर्स। देखो, अगर स्प्रिंकल जैसी बारिश हो, शावर जैसी, तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत तेज बारिश हो गई तो टी क्रॉप को खराब भी कर सकती है। तो वो बारिश, ठीक है, रेनफॉल, लेकिन कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शावर्स, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ये सारी इसकी फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। ट्री सबसे ज़्यादा आसाम और वेस्ट बंगाल में उगता है, फिर उत्तराखंड, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका भी है। आसाम और वेस्ट बंगाल ये दोनों मिलकर पूरे इंडिया का 75% टी का प्रोडक्शन कर देते हैं। ओके, और जो बचा है 25% वो ये बाकी स्टेट से आ जाता है। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लग्ड फ्रॉम दी प्लांट्स, और इसको बहुत ही केयरफुली प्लांट से प्लग किया जाता है, एक एक पत्ते को। डन है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा कॉफी। सो कॉफी इज रेयर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, ये भी माउंटेन स्लोप्स में होता है। इन दी शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज इन सच अ वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन द कॉफी लीव्स। ये इस तरीके से कॉफी के प्लांट होते हैं और ये बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उगाए जाते हैं ताकि डायरेक्ट सनरेज इन पर ना पड़े। अगर डायरेक्ट सनरेज इनकी पत्तियों पे पड़ेंगे ना तो फिर ये खराब हो जाएगा। सनलाइट तो चाहिए लेकिन डायरेक्ट नहीं, तो शेड के नीचे, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे इसको कल्टीवेट किया जाता है। इस तरीके का ये प्लांट होता है। जब ये सूख जाता है तो ये कॉफी बीन्स बन जाते हैं और इसी को ग्राइंड करके हम एज अ ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, द कॉफी नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, स्लोपी लैंड होता है। कहाँ पर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कूर्ग, ये याद रखना है, Coorg area of Karnataka is well known region for coffee production. Now coffee seeds are extracted out of nuts, grinded and then it is used as a drink. तो कॉफ़ी सीड्स को पहले हम निकालते हैं इस तरीके से, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उसको ग्राइंड करके हम ड्रिंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया टी, कॉफ़ी। फिर आ जाते हैं हम कोकोआ। कोकोआ यानी कि जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं। कोकोआ इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सीड्स ऑफ कोकोआ फ्रूट। ये देखो ऐसा दिखता है, ये कोकोआ फ्रूट है। जब इसको हम अंदर से देखेंगे तो ये बीन्स निकलते हैं इस तरीके के। फिर इसको सुखा दो, ग्राइंड कर दो तो चॉकलेट पाउडर बन जाता है। कोको इज अ बेवरेज। चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोआ। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और एक्सेसिव रेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है इस प्लांट को। याद रखना कि कोकोआ का मेजर एक्सपोर्टर कौन सी कंट्रीज हैं? सो अफ्रीकन कंट्रीज आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ कोकोआ। इसके अलावा इंडिया में आपको देखने को मिलेगा केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। क्लियर? मेजर एक्सपोर्टर कौन सी कंट्रीज हैं? अफ्रीकन कंट्रीज, ये याद रखना। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ कैश क्रॉप्स। तो सबसे पहले आता है इसमें कॉटन। कॉटन कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कॉटन होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया इज द सेकंड इन द प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट। तो इंडिया अगर प्रोडक्शन की बात करें, इस्तेमाल की और एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रैंक आता है सेकंड।
कॉटन विदाउट सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन, और कॉटन को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। पहली बात तो कैश क्रॉप है, यानी कि रिटर्न अच्छा मिलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल इज यूज टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल एंड इट्स सीड्स एंड ऑयल केक आर यूज्ड एनिमल फूड, यानी कि इसके जो बीज होते हैं इसमें से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो एनिमल फूड की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। ब्लैक लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्गर टाइम, लावा जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें पानी सोखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, तो वो उसके लिए सूटेबल है। प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेंट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 30 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये सारी इसकी फेवरेबल कंडीशन है। द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 months। फ्रॉस्ट डैमेज द कॉटन क्रॉप, फ्रॉस्ट यानी कि जो ओस जम जाती है, तो ओस जो है ये कॉटन क्रॉप को खराब कर देती है। इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं, 2-3 करोगे तो भी चलेगा। एज द फार्मर्स ऑफ गुजरात हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स, अच्छा ये लैब बेस्ड सीड्स हैं, ये ऐसी सीड्स हैं जो अपने आप, इसमें ना फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी इस तरीके से बनाई जाती है कि प्रोडक्शन ये डबल कर दें, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। फिर गुजरात स्टैंड फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का कहाँ होता है, गुजरात में, एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन भी सबसे ज़्यादा गुजरात की ही अच्छी है। कॉटन इज ग्रोन मोर इन सुरेंद्र नगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाना, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ एंड जामनगर। क्लियर। अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस इतना याद रखना कि कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गुजरात में होता है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स sugar cane. Sugar cane is a major crop in India. Maximum sugar cane is sown in India in the world, और India ranks second after Brazil. देखो क्या है कि सबसे ज्यादा शुगर केन उगाया इंडिया में जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक सेकंड है। फर्स्ट कौन है? ब्राजील। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोडक्शन में काफ़ी सारा वेस्टेज हो जाता है, तो जब प्रोडक्शन की बात आती है तो इंडिया सेकंड पर है और फर्स्ट कौन है? ब्राजील। लेकिन एरिया सोन में सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पर उगाया जाता है? इंडिया में, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में सेकेंड हो जाता है। शुगर, गुड़, खानसरी एंड इथेनॉल आर प्रिपेयर्ड आउट ऑफ शुगर केन। फिर ब्लैक फर्टाइल सॉइल, एलुवियल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये सारी इसकी फेवरेबल कंडीशंस है। अब यहाँ पे भी देखो इंडिया में भी कैसा है कि सबसे ज़्यादा एरिया सोन में यूपी है, ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाया जाता है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है ना तो प्रोडक्शन हमको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। वही रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज ना होना, वेस्टेज हो जाना। ओके, सो यूपी इज एट द टॉप इन एरिया सोन बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन, तो इतना याद रखना। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात। गुजरात में भी साउथ गुजरात और सौराष्ट्र शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। थर्ड आता है जूट। देखो इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड, तो इंडिया फर्स्ट पे यहाँ पर आता है। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम जूट इन दी वर्ल्ड, और जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, जो कॉटन है उसको वाइट गोल्ड और जूट को कहेंगे गोल्डन फाइबर। ये जो है ये जूट का कल्टीवेशन है, जब ये सब सूख जाते हैं तो इससे हम जूट क्लॉथ, फिर गनी बैग्स, मैट्रेसेस, रोप बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये सब बनाते हैं। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश विथ रिगार्ड्स टू चीप लेबर इन जूट इंडस्ट्री। जस्ट नहीं है, जूट है। देखो जूट को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादातर ये डेल्टा रीजन में होते हैं। वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन होता है, और इंडिया जूट के मामले में किससे कंपटीशन फेस कर रही है? बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी भी है, क्योंकि डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो बांग्लादेश भी शेयर करता है, और वहाँ पे लेबर्स भी बहुत चीप हैं, तो सस्ता जूट बांग्लादेश सप्लाई कर सकता है, इसलिए इंडिया जो बांग्लादेश के साथ कॉम्पिटिशन में है। Jute requires fertile soil of delta region where new sediments are deposited every year, hot and humid climate, 30 to 40 degree Celsius temperature और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल। जूट इज ग्रोन मोर इन गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर आसाम, बिहार, उड़ीसा और यूपी। ठीक है, कंपटीशन किससे है?
बांग्लादेश से। याद रखना, क्यों? क्योंकि वहां पर डेल्टा रीजन भी है और लीबर्स चीप भी हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं फोर्थ, टोबैको। ये कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। सैंडी लोमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये सूटेबल कंडीशन होगी। सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टीवेशन। क्या मतलब हुआ कि टोबैको कल्टीवेशन के टाइम पर क्लाइमेट से ज्यादा क्या मायने रखता है? सॉइल। ठीक है, तो टोबैको की क्वालिटी कैसी होगी वो क्लाइमेट से ज्यादा उसकी मिट्टी पर डिपेंड करती है। मेजर 4 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड विच ग्रो एंड एक्सपोर्ट टोबैको आर, याद रखना है, चाइना, ब्राजील, इंडिया, यूएसए। ये 4 मेजर कंट्रीज हैं जो टोबैको का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती हैं। सो चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड यूएसए। फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, ये मेजर स्टेट्स हैं। फिर द चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट, मेहसाना, वडोदरा, पंचमहल, यहाँ पे भी टोबैको का प्रोडक्शन होता है। गुजरात में काफी ज्यादा होता है। देखो, अबाउट 80% ऑफ बीडी टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस इन गुजरात। गुजरात में 80% बीड़ी टोबैको का प्रोडक्शन हो जाता है। और टोबैको से क्या क्या बनता है? टू मेक गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एक्सेट्रा। टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ, सबको पता है, लेकिन स्टिल कंज्यूम किया जाता है। और सिक्किम वो पहला स्टेट बना जिसने टोबैको को बैन किया। टोबैको को और गुटखा को बैन करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? सिक्किम, ये याद रखना। नाउ फिर आता है रबर। रबर इज प्रिपेयर आउट ऑफ मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेक्टिक्स ट्री। ये है लेक्टिक्स ट्री और ये है मिल्क जो इससे निकल रहा है। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो इस तरीके से बाउल लगा देते हैं और पूरा इसमें कलेक्ट होता जाता है। सो इट इज द मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेक्टिक्स ट्री। अब इसमें क्या मिलाते हैं? एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड collected from the rubber plant, then it is heated on low temperature और इस तरीके से फिर रबर ऑब्टेन होता है। इट इज यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे टायर ट्यूब बनाने के लिए। रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल। नाउ मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो रबर प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर किसका है? मलेशिया का है, ये याद रखना। फिर इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर आपको रबर का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। सो गुजरात रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन यानी कि जीरा, फेनिल यानी कि सौंफ और इसबगुल इन द वर्ल्ड। बिसाइड दिस इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक, मेथी होती है, मस्टर्ड, सुवा और अजवाइन। तो गुजरात की रैंक फर्स्ट है इन सब के प्रोडक्शन में और इंडिया भी स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करने में लीड करता है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉन्डिमेंट्स। पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्डिमेंट्स का प्रोडक्शन होता है उसमें से 35% तो इंडिया से आ जाता है। फिर इंडियन ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव यानी कि लौंग एक्सेट्रा आर इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। फिर अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंडी, आंवला, फिर व्हाइट मूसली, ये क्या लिखा है? मधुनाशनी, अशोक, गरमर, गालो, एलोवेरा एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट। ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट है। फिर जो फ्लेवर्ड क्रॉप्स होते हैं वो कौन से हो गए? मिंट, मेंथॉल, पाल्मरोजा, लेमन ग्रास, ये सारे क्या है? फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स का। सो फ्रूट्स के प्रोडक्शन में अगेन चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है। फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, नाशपाती, ये सब इंडिया में उगाए जाते हैं। बनाना आर ग्रोन इन तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ग्रेप्स इन उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देख रहे हो ग्रेप्स कितने सारे स्टेट्स में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको ग्रेप्स की कमी पड़ती है। देखो, एज ग्रेप्स प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड। कंट्री में, हमारी कंट्री में ग्रेप्स की जितनी डिमांड है ना उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो हमको ग्रेप्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम ग्रेप्स कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। चलो, बिसाइड्स वेरियस वेजिटेबल्स आर ग्रोन। फ्लावर्स लाइक रोज, जुई, मोगरो, गलगोटा, ये सारे भी कल्टीवेट किए जाते हैं। 10 वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। नेक्स्ट,
टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखो हमने सारे मेजर क्रॉप्स देख लिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है वो देखने हैं। तो इसको हम दो रिफॉर्म्स की तरह देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अर्लियर फार्मिंग वॉज कैरिड आउट बाय सिंपल एंड ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि सिकल, स्पेड, हो यानी कि फावड़ा, ड्रिल, प्लग, फिर बुलक कार्ट, इसके थ्रू होती थी फार्मिंग। नाउ मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी एंटर हो चुके हैं, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ट्रेलर्स, रोटेवेटर्स। इनके अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक थ्रेशर, हार्वेस्टर, अब इनका इस्तेमाल होता है हार्वेस्टिंग के लिए। देयर इज एन इंक्रीज इन यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हाइब्रिड सीड्स, बीटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन मेथड और ग्रीन हाउस गैसेस, इन सब का जो यूसेज है वो बढ़ चुका है। तो अगर टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले ये होते क्या है, द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स, यानी कि फार्मिंग में जो भी चेंजेस हुए हैं, सीड्स में, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसमें, और इक्विपमेंट्स या फार्म इम्प्लीमेंट्स, इसमें जो भी चेंजेस आए हैं इंडिया में, उसी को हम कहते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, यानी कि टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज करना, वो सारे चेंजेस को कहते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। The farmer who earlier used leather buckets and water wheel now uses, जो पहले लेदर बकेट और वाटर व्हील का इस्तेमाल करते थे पानी के लिए, ठीक है, उनको इरिगेशन के लिए, आज वो क्या इस्तेमाल करते हैं, सबमर्सिबल पंप्स। ये है सबमर्सिबल पंप्स। मोनोब्लॉक पंप, इसको बोलते हैं मोनोब्लॉक पंप। फिर सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर मेथड, ये है ड्रिप इरिगेशन मेथड। इस तरीके से पाइप लगा दिया जाता है, यहाँ पे होल होते हैं, जितना पानी चाहिए उतना ही मिलता है, वेस्टेज नहीं होता। और ये है स्प्रिंकलर मेथड, शावर की तरह प्लांट्स में पानी पड़ जाता है और वेस्टेज भी नहीं होता। तो ये सारे नए चीज़ें एग्रीकल्चर में आई हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। फिर फर्टिलाइजर की बात करें तो डाई अमोनिया फोस्फेट यानी कि DAP, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटैश NPK, यूरिया एंड अदर बायो फर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, बायोटेक सीड्स, इन सब का इस्तेमाल होने लगा है। Now farmers are constantly guided through radio, television, newspaper, DD किसान चैनल, SMS on mobile, by किसान टोल फ्री नंबर, ये नंबर है, by the गवर्नमेंट। तो देखो फार्मर्स को रेगुलरली गाइड करती जाती है गवर्नमेंट कि आप क्या क्या नई चीज़ें अपने फार्मिंग में इम्प्लीमेंट करें ताकि प्रोडक्शन बढ़े और आपकी इनकम भी बढ़ जाए। गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल जैसे कि आई खेडूत एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट, इसके थ्रू गवर्नमेंट उनको सारी एडवाइस देती रहती है, गाइड करती रहती है कि किस तरीके से आपको फार्म प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फिर वेदर फोरकास्ट भी बताती रहती है कि इस साल बारिश का क्या सीन रहेगा। तो ये सब न्यू एग्रीकल्चर रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वे टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय ग्राम सेवक। देखो कन्वे टू दी फार्मर मतलब कि पहले के जो फार्मर्स होते हैं वो इतनी जल्दी नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हर गांव में ग्राम सेवक भेजा जाता है और उन फार्मर्स को समझाया जाता है और बेनिफिट्स बताए जाते हैं ताकि वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयर इन द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग। फार्मर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे तो उनको सब आता है लेकिन वो इसी ज़मीन पे अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं उन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, अच्छा रिपीट हो गया है, ओके। रिसेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। हाँ, एग्रीकल्चर फेयर्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा होते हैं, फिर उनको गाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स आते हैं, ओके। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज भी एस्टैब्लिश किए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात की बात करें तो दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद और नवसारी यहाँ पर है। These university carried out research and prepares new experts in agriculture। अगर बच्चे यहाँ पर जाके पढ़ते हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर में और ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल लेवल पर एक्टिव है एग्रीकल्चर के लिए, तो दो नाम है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। दूसरा है DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। क्लियर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म याद रखने हैं। तो ये थे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स,
जो कि एग्रीकल्चर में हम लेकर आए हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। अब उसका मतलब क्या होता है? द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विथ लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। वो सारे रिफॉर्म्स जो लैंड ओनरशिप से रिलेट करते हो, फार्मर्स को सब्सिडी के लिए, और दूसरा सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, अपने प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, वो सारे रिफॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी कि ये सब ना फार्मर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था जमींदार के थ्रू, उसको हटाने के लिए रिफॉर्म्स लाए गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स। लैंडलॉर्डिज्म क्या होता है? जमींदार। तो जमींदारी जो सिस्टम था वो हटा दिया, ताकि जो स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। दूसरा, अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर, लैंड टेनेंसी एक्ट, द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। पहले जमींदार क्या करते थे कि उनके खेत पे जो काम करते हैं टिलर्स, उनको बिल्कुल भी ये वेजेस नहीं देते थे, ठीक है? तो उनके पास इनकम नहीं होती थी, और ये लोग उनको क्या स्टेटस देते थे? लैंड लेस फार्मर्स, यानी कि कभी भी अपनी जमीन ओन नहीं कर सकते, इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। तो एक्ट लेकर आए लैंड टू द टिलर एक्ट, यानी कि अब वो भी लैंड ओन कर सकते हैं। ओके, उनको हक दिया गया, पहले उनको राइट भी नहीं था कि वो अपनी जमीन खरीद सके। द डिस्पैरिटी अमंग लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव बाय लैंड सीलिंग एक्ट। अब देखो, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जैसे लार्ज फार्मर्स, तो वो जमीन खरीदते जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मौका ही नहीं मिलता कभी जमीन खरीदने का। तो लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब था कि अगर गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया हो, इतने से ज्यादा जिसके पास भी जमीन है, तो वो एक्स्ट्रा जमीन किसने ले ली थी? गवर्नमेंट ने ले ली थी। फिर वो जमीन गवर्नमेंट ने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दी। तो ये जो गैप था, डिस्पैरिटी यानी कि जो गैप था लैंड ओनर्स के बीच, कहीं पर कुछ फार्मर्स के पास बहुत सारी जमीन है और कुछ फार्मर्स के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, तो ये जो गैप है ये कम करने के लिए एक्ट लेकर आए थे, लैंड सीलिंग एक्ट। क्लियर हुआ? फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप, सब्सिडी भी दी जाती है बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड इन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो गवर्नमेंट हर तरीके से हेल्प करती है, कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू भी अगर फार्मर्स को लोन दिया जाता है तो बहुत ही मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और सब्सिडी गवर्नमेंट क्रॉप्स पर प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स पे प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है? किसान क्रेडिट कार्ड। वो दिखाकर वो ये सारी फैसिलिटीज अवेल करवा सकते हैं। फिर बात करें, फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। किस बात का इंश्योरेंस? मान लो कि प्रोडक्शन करने में फार्मर ने अपना पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन क्योंकि ये तो पूरा अनसर्टेन होता है, एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंडेंट है, और बारिश नहीं हुई, या मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और फसल खराब हो गई, तो अब जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे? बेच तो सकते नहीं, क्योंकि सब खराब हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको इंश्योरेंस स्कीम दी कि अगर आपका इतना नुकसान हो जाता है तो वो जितना भी नुकसान हुआ है गवर्नमेंट कवर कर देगी, उसी को इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं। व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्रॉट और थ्रू एक्सेसिव रेन, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट by providing legal support and open auction processes made widespread for the sale of farm products in the marketing yards। ठीक है, तो फार्मर अपना प्रोडक्ट सही भाव पर बेच सके, उसकी भी पूरा इंतजाम यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि अब उनके पास स्टोरेज भी नहीं होता, प्रोडक्शन तो हो गया पर अब रखे कहाँ, तो उसकी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने की। फिर transportation and communication have been provided so that farmers would get the minimum support price of the farm products। तो कम से कम जो फार्मर्स हैं उनको MSP बोलते हैं इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारी फैसिलिटीज उनको दी। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो बेचने जाएंगे तो उनको बहुत सारा खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा, कम्युनिकेशन का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, तो जो सामने से जो पैसा आएगा वो इतना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज दे देती है। अब फार्मर्स को क्या करना है? बस अपने प्रोडक्ट को बेचना है। तो ये इसलिए करती है ताकि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए। ओके, वरना इतना सारा खर्चा होगा और सामने से उतने पैसे नहीं मिलेंगे तो फार्मर का तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगा। बस इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज फार्मर्स को देती है। डन। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। Which organizations are operating for the purchase of the farm products from the farmers at support price?
ओके यानी कि डायरेक्ट फार्मर से ही खरीद लेना। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स से उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? पहला है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, पूछ सकते हैं, NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है GROFED, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, अगेन गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन। और तीसरा है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फार्मर्स से उनका प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। फिर आता है हमारा टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में क्यों आया? सबसे पहले तो हुआ क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और उस टाइम पे यूएस पाकिस्तान का साइड लेता था। तो यूएसए ने इंडिया को कहा कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं रोकोगे तो हम कोई भी फूड प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि सोचो, ये उस टाइम की बात है जब इंडिया को आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था कि उसकी डिमांड पूरी हो सके, तो इंडिया यूएस से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराता था। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो बेसिक नीड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे यूएसए ने धमकी दी थी कि अगर इंडिया ने वॉर नहीं रोका तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इधर पर 1960s की बात है कि इंडिया को रियलाइज हो जाता है कि हमको कम से कम एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट होना है, कम से कम बेसिक नीड के लिए हमको किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना है। और फिर ये वहां से चालू हुआ कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और हमने हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दुगना तिगना कर दिया। ओके, चलो हम देखते हैं। Green revolution took place in our country in the decade of 1960s, but before that there was a time when there was an acute shortage of food grains, है ना। अभी देखो, ये आज़ाद हुए टाइम नहीं हुआ था तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इतना बढ़ जाएगा? तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। एन एग्रेरियन कंट्री, एक एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। दिस कंट्री, उस टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट थी। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब ये डेफिनेशन आती है, एज इट इज लिखना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्यों इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला? बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स, यानी कि हाइब्रिड सीड्स, इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंटेंस एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स, वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज इन इरिगेशन। इन सारी चीज़ों की वजह से हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दुगना तिगना, यानी कि इनफैक्ट 4 गुना तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो दिस इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बस यही एक ऑब्जेक्टिव था। Farmers were encouraged to use chemical fertilizer, insecticide more. This led to attain the target of, अब farmers को बोला गया कि आप सारे fertilizer का इस्तेमाल करो जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। There has been a record production of wheat and paddy. देखो, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का इंक्रीज हुआ? तो व्हीट और पैडी, इन 2 फूड ग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया कभी भी किसी दूसरी कंट्री पर फूड ग्रेन्स या बेसिक नीड के लिए डिपेंडेंट नहीं हुआ। टुडे प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, अब तो हमारे यहाँ काफ़ी अलग अलग चीज़ों का भी प्रोडक्शन होता है, कैश क्रॉप हो गया, फ्रूट वेजिटेबल सब, लेकिन उस टाइम पर बेसिक चीज़ें भी हम इम्पोर्ट करते थे। Now, today the production of cash crop has increased and the production of pulses and other cereals has decreased with the repetition of same crop. देखो, अगर आज की बात करें तो कैश क्रॉप में हमको प्रोडक्शन देखने को इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम एक ही तरह की क्रॉप एक ही जगह पर बार बार उसको प्रोड्यूस करते जाते हैं तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसलिए क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इस बार ये वाली क्रॉप है तो नेक्स्ट टाइम दूसरी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, क्रॉप रोटेशन नेसेसरी है। तो आज के टाइम पर अगर मैंने स्टार्टिंग में अपने ने देखा था कि अगर वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी कम है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? बेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रेरियन फील्ड, वी विल हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये उस टाइम पे तो हमको एक बूस्ट दे दिया था जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सही हो गई, लेकिन अब सामने पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है तो हमको एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी।
फिर है where there was a scarcity of food grains in a country, today there is sufficient storage of food grains. Once drought was a hazard of regular interval in India, its adverse effects are not seen after green revolution. जब पहले ड्रॉट पड़ता था ना, तो यानी कि कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लोगों की भूखमरी से मौत हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे पास अच्छा खासा स्टोरेज है, तो ड्रॉट वैसे भी नहीं देखा, और अगर होता भी है तो सिचुएशन हम संभाल लेते हैं। बफर स्टॉक भी मेंटेन हो गया है। द कंडीशन ऑफ ड्रॉट ऑफ स्कैरसिटी आर फेस्ड कन्वीनियंटली, यानी कि हम आसानी से इन सारी चीज़ों का फेस अब कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। द प्रेशर विच इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस समवॉट, हाउएवर इट इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। पहले के टाइम पे सोचो कि लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, इतनी खराब सिचुएशन थी, तो उस टाइम पे प्रेशर तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आज देखें तो काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर में इंडिया आगे बढ़ चुका है। इट प्रोवाइड्स, और देखो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एग्रीकल्चर 17% होल्ड करता है हमारी जीडीपी का। पैडी, व्हीट, ऑयलसीड, कॉटन, जूट, शुगर केन, ये सारे मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और जो एक्सपोर्ट करके हमको अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज कमा कर देते हैं। इंडिया का रैंक 2nd है एग्रेरियन प्रोडक्शन में, 2nd है, याद रखना। इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल as well as industry regarding food processing get their raw material from agriculture। सिर्फ और सिर्फ फूड सप्लाई का काम नहीं करता है एग्रीकल्चर, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी वहाँ से आता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल। इंडिया कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड अनसर्टेन रेन। हमारे यहाँ जो बारिश है, और देखो बारिश के अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ हर जगह पर एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वर्ल्ड मार्केट में वो इंडिया की नहीं रहती है। फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री टुडे। if the demand for the food grains is increasing and if total food grains have to be imported, then political independence of that country may be at risk। समझ रहे हो क्या एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था कि यूएस ने हमको धमकी दी थी, यहाँ पर बोल रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी तो हर एक कंट्री के लिए ज़रूरी है। मान लो अगर फूड पर ही हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो सामने वाला जो बोलेगा हमको मानना पड़ेगा, जैसे यूएस ने हमारे साथ किया था। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमारा छिन जाता है। हम उन पे पूरे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो वो जो कहेंगे हमको मानना पड़ेगा। इसलिए फूड सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन /, यानी कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्शन, किस चीज़ पे पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है साथ साथ। देखो पॉपुलेशन का देखिए तो 36 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो सामने प्रोडक्शन भी बढ़ता ही जाना चाहिए। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। लास्ट 5 ईयर्स में 51 करोड़ टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था, और 13-14 में देखें तो 265.04 करोड़ टन, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। लेकिन सामने देखो पॉपुलेशन तो इससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। विद द फूड ग्रेन्स विच वी हैव टुडे द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री कैन बी फुलफिल्ड। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद भी सामने पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है इंडिया की कि अभी जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उससे हम हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि सेकेंड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत तो है। मेंटेन बफर स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी है। बाय द बफर स्टॉक ऑफ द ग्रेन, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ड्रॉट वगैरह जब आ जाए तो उसमें स्कैरसिटी को हम हैंडल करें, तो इसलिए बफर स्टॉक चाहिए। फूड वेस्टेज, नाउ वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन कैन बी प्रिवेंटेड। अगर टेक्नोलॉजी हम अच्छी इस्तेमाल करेंगे, वेयर हाउस होंगे, तो फूड ग्रेन्स का वेस्टेज भी नहीं होगा। Hunger of thousands of family can be satisfied in this buffer stock is distributed among them free of charge। और जब कंडीशन बहुत ही ख़राब हो कंट्री की, तो यही बफर स्टॉक काफ़ी सारी फैमिलीज़ का पेट भर सकता है जब हम इनको फ्री में देते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इतना ज़्यादा खाना वेस्ट होता है, फूड ग्रेन वेस्ट होते हैं सही टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल करने की वजह से, तो अब रोकना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रेंथन फूड स्टॉकिंग एंड द अरेंजमेंट टू कंजर्व इट। फूड स्टोरेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है और उसको कंजर्व भी करना है। इट इज़ अ गुड बिगनिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ मेड। देखो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या है कि जितने भी पुअर पीपल हैं उनको 2 टाइम का खाना कंपलसरी गवर्नमेंट से मिल जाता है।
लेकिन ये लोग अवेयर नहीं होते हैं ये सारी चीज़ों से, इसलिए इनका बेनिफिट्स उन तक पहुंच नहीं पाता है जितना पहुंचना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट पुअर पीपल के लिए बनाया है ताकि उनको सारा बेनिफिट मिल सके। क्लियर? चलो, नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उस पर इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ा? सो पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद द पर्पस दैट द इंडियन फार्मर्स कैन सेल हिज प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड मार्केट। इंडियन फार्म्स के प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में पहुंच सके, ये इसका टारगेट था। काफ़ी सारे चेंजेस एग्रीकल्चर फील्ड में किए गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी सिंपल बनाया गया, वरना तो प्रोसेस में इतना टाइम चला जाता है कि वो आइडिया ही गिव अप कर दे फार्मर एक्सपोर्ट करने का। कॉटन, चिलीज एंड तिल आर नाउ अवेलेबल इन चाइनीज मार्केट। हमारे गुड्स चाइनीज मार्केट में अवेलेबल है और दुनिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे मार्केट में भी मिल जाते हैं। द कॉस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसी सीड्स जो प्रोडक्शन डबल कर देती है और केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये सीड्स तो है केमिकल से ही बनाई हुई ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। इन सब का सोल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया। तो ये सारे सीड्स जो दूसरी कंट्रीज बेचती है वो हम खरीदते हैं, तो ये हो गया इंपोर्ट का। ड्यू टू दिस फार्मिंग बिकम कॉस्टली, द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज इंक्रीज्ड। अब फार्मिंग जब महंगी होगी इन सारी चीज़ों की वजह से, तो एक्सपोर्ट में फायदा भी तो होगा। विद द इंपोर्ट बिकमिंग स्मूदर, द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस टफ कंपटीशन। लेकिन देखो दोनों साइड होते हैं हर चीज़ के। अगर ग्लोबल मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो सामने से आ भी रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोडक्ट के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाता है। सम प्रोडक्ट्स हैव गेन ग्लोबल मार्केट। अच्छा देखो, जो प्रोडक्ट्स, जिस कंट्री के प्रोडक्ट्स मार्केट में ज़्यादा फेमस हो जाए तो उनको पेटेंट करवा लेना चाहिए। जैसे मान लो कि केसर आम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पर लोगों को पता तो होना चाहिए कहाँ का है, तो पेटेंट करा लिया जाता है गुजरात, इंडिया। क्लियर? ताकि वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक यूनिक आइडेंटिटी लेके पूरे मार्केट में घूमे। टू फेस द कंपटीशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट, इंडिया विल हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब भाई उनके साथ कंपटीशन करना है तो हमको हमारी क्वालिटी पर, प्राइस पर और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of people. लोगों का भरोसा जीतना है और एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा prosperity लेकर आनी है। Increasing population के साथ साथ the probable future increase in the demand for agriculture product and to maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange a strategy for second green revolution. देखो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन में अगेन वो स्कैरसिटी क्रिएट हो सकती है। तो हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मोमेंटम बना है वो ऐसे ही बना रहे, ग्रोथ चलता ही रहे एग्रीकल्चर का। तो इसके लिए इंडिया को सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 10 एग्रीकल्चर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।